बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारी चहारम, जिसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है आपकी दरसी किताब में, उसका उन्वान है टीपू सुल्तान। आज हम टीपू सुल्तान को 5वें हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। सो हमारा सबक होगा सबक नंबर 4.5। आज के सबक के हासिलाते ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। इबारत पढ़कर इसके ख़ास निकात तहरीर कर सकें। आज आपको जो काम करने का है वो ये है कि सबक के अलावा भी अगर आपको कोई मतन दिया जाए, कोई इबारत दी जाए, आप उसको पढ़ें और इस तरह से उसकी तफहीम करें, इस मकसद से उसको पढ़ें, इस अंदाज में उसको पढ़ें कि आप उसके ख़ास निकात अगर आपको बयान करने के लिए या तहरीर करने के लिए कहा जाए तो उसको कर सकें। हम सबसे पहले देखते हैं अपने सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो इल्म की तलाश में किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान बना देता है। ये सुनन तिरमिज़ी से रिवायत ली गई, हदीस ली गई है, जिसमें इल्म की फजीलत के बारे में बताया गया कि तलाश इल्म इस तरह से है कि अगर कोई इल्म की तलाश करता है, सच्चे दिल से हक की इल्म की तलाश करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देता है। क्योंकि इल्म में क्या होता है, आप चीज़ों को सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अकल और शऊर की बुनियाद पर उनसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है कि अल्लाह ताला भी आपको उससे नवाजते हैं और उसका तरीका यह है कि आपके लिए जन्नत का जो रास्ता है उसको आसान बना दिया जाता है। पहले प्यारे बच्चों हम कर लेंगे दोहराई। दोहराई में आपकी मौलमा जो है वो आपको एक सरगर्मी करवाएंगी कि तलबा के तलफ़ुज़ के दुरुस्त होने की जांच के लिए और उनकी तफ़हीमी सलाहियत का जायज़ा लेने के लिए आपकी मौलमा या आपके मौलम चंद ऐसे सवालात पूछेंगे जो हमारे सबक का हिस्सा होंगे, सबक में से बनाए जाएंगे, लेकिन वो मश्क में नहीं होंगे, मश्क का हिस्सा नहीं होंगे। यानी आपने जो सबक पढ़ा है उसमें से आपकी मौलमा जो है वो चंद सवालात, जैसा कि आपने देखा घर भी आपने मश्क की होगी, हमने अपनी जो वर्कशीट्स की थी, वर्कशीट नंबर 3 और 4, उसमें भी मतन से मुतल्लिका बहुत से ऐसे सवालात शामिल किए गए थे जो आपकी मश्क में, सबक की मश्क में दर्ज नहीं है। वो भी आपकी मौलमा उससे भी आपकी दोहराई करवा सकती हैं। मजीद अगर कुछ ऐसे सवालात हैं जो उनको उससे ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, बेहतर अंदाज में वो पूछ सकती हैं, तो वो आपसे पूछेंगी और इस तरह आप कल पढ़ाए जाने वाला जो मतन था उसकी दोहराई करेंगे। वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। जी यकीनन दोहराई तो आप लोगों ने कर ली होगी। पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर चंद अल्फाज नज़र आ रहे होंगे और ये अलग अलग एक पट्टी पर हैं, अलग अलग रंग की पट्टी पर बनाए गए, जैसे चींटी और टिड्डा, चूहा और शेर, हाथी और दर्जी, लोमड़ी और कौवा, कछुए का गुस्सा। क्या आपको ये जो अल्फाज लिखे हुए इनसे कुछ समझ आया कि ये क्यों लिखे गए, या आपने क्या इससे अखज़ किया कि ये क्या हो सकता है? जी, ये तमाम वो हैं जो अगर आप इन पे गौर करें तो ये कहानियों के नाम हैं। इनमें से हर कोई जो है, चूहा और शेर, ये एक बहुत आम सी कहानी है जिसमें से मेरा ख्याल है आप सब ने इसको पढ़ रखा होगा, और दीगर भी ऐसी कहानियां हैं कि जो शायद आप लोगों ने पढ़ रखी हों। अब आपने देखना यह है, आपने करना यह है कि कल परसों जैसे पहले अगर आपने कोई कहानी पढ़ी हो तो क्या आप 2-3 जुमलों में उस कहानी का कुछ हिस्सा बता सकते हैं? जैसे अगर फर्ज करें हम इसी कहानी पे चले जाते हैं, चूहा और शेर पर, तो आपको पता है कि ये कहानी किस तरह से, इसमें ये 2 किरदार हैं और ये किस तरह से एक दूसरे के लिए मददगार साबित होते हैं। इसी तरह अगर कोई और कहानी जो आपने पिछले जो गुज़श्ता चंद दिन है उनमें पढ़ी हो, तो आपने अपनी मौलमा को बताना है कि आपने 3-4 जुमलों में बता दें कि कौन सी कहानी पढ़ी और उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी। बेहतर है कि आप वीडियो को रोकिए और फिर अपनी मौलमा को बताइए। जी यकीनन आपने बताया होगा कि आपने किस तरह से कौन सी कहानी पढ़ी और उसका मकसद क्या था। आज हमने इबारत पढ़नी और उसके ख़ास निकात को तहरीर करना सीखना है। ये हमारा आज का मकसद तदरीस होगा, इस पे हम आज काम करेंगे। आपके लिए एक मतन दिया गया है। मतन कुछ इस तरह से है, मैं आपको पढ़ के इसको बताती हूँ और उसके बाद आप इस पे काम करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था। 72 हिजरी को ताइफ के सकफी कबीले में 72 हिजरी या 75 हिजरी को पैदा हुए, यानी यहाँ पे ये 2 आ रहा है इनकी पैदाइश के लिए। अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने हुकूमत में हज्जाज बिन यूसुफ को मशरकी रियासतों इराक का हाकिम आला यानी गवर्नर मुकर्रर किया गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने चचा कासिम को बसरा शहर का गवर्नर मुतय्यन किया, तो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह भी अपने वालिद के हमराह ताइफ से बसरा मुंतकिल हो गए।
बचपन के आलम में ही थे कि वालिद गिरामी की वफात हो गई। यतीमी की हालत में परवान चढ़े, मगर सरसनी से ही इनकी जहानत और फतानत देखने वालों को अपनी जानब मुतवज्जह कर लेती थी। आपने बसरा में ही तालीम और तरबियत पाई। इस ज़माने में हुज्जाज बिन यूसुफ ने अपने ख़ास फ़ौजियों की तरबियत और जंगी महारत के लिए वास्त शहर बसाया। इसी शहर में मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौजी तरबियत पाई, जंगी हिकमत अमली में कमाल की महारत हासिल की। मोहम्मद बिन कासिम एक खूबसूरत नौजवान थे। आंखें बड़ी बड़ी, पेशानी कुशादा, बाजू गोल, चौड़ी कलाइयाँ, भरा हुआ बदन, गुलाबी रंग और आवाज़ भारी और रौबदार थी। कुदरत ने उन्हें फौलादी दिलो जिगर अता फरमाया था और बुलंद ख्याली, मुस्तहकम इरादे और शुजाअत और जमा मर्दी के जौहर अता किए थे। वो नहायत ही खलीक, हलीमुत्तबा, शीरीं ज़बान और हंसमुख चेहरा रखते थे। हर छोटे बड़े से नहायत शीरीं और मीठे लहजे में बात करते थे। फौज में इनसे बड़ी उम्र के लोग जो इनके मातहत थे, इनसे बेहद इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते थे। तारीख़ सिंध से लिया गया है। आपने आज कोई सी भी इबारत जो आपके मतन का हिस्सा ना हो, आपके सबक का हिस्सा ना हो, उसको पढ़ना है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आप मतन जो है उसमें से कोई एक इबारत लें और उसके ख़ास निकात जो उनको तहरीर करें। अब आपने इस मतन को पढ़ लिया, इसके बाद अब आप करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी। इनफरादी सरगर्मी कुछ इस तरह से है कि दिए गए पैरे को पढ़कर मोहम्मद बिन कासिम का हुलिया अपने अल्फाज में लिखें। पैरा या इक्तबास जो है वो मैंने आपके सामने पढ़ दिया। उसमें आपने वाज़े तौर पे पढ़ा है कि मोहम्मद बिन कासिम का हुलिया कैसा था। मजीद अगर आप इसको समझना चाहें इबारत को, तो आप इसको अपनी मौलमा के साथ दोबारा एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, और फिर आप मोहम्मद बिन कासिम का हुलिया अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे। वीडियो को रोकिए और जल्दी से इस इनफरादी सरगर्मी को कीजिए। जी यकीनन इनफरादी सरगर्मी तो आपकी मुकम्मल हो गई होगी। अब आप करेंगे आपके पास एक और इक्तबास है और ये आपकी जो ग्रोही सरगर्मी है उसका हिस्सा है। उन्वान है इसका सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी खानदान सबकगीन का सबसे बड़ा बादशाह हुआ है। सुल्तान महमूद हिंदुस्तान पर 17 हमलों के बायस शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा। सुल्तान महमूद गजनवी बचपन से ही बड़ा निडर और बहादुर था। वो अपने बाप के साथ कई लड़ाइयों में हिस्सा ले चुका था। बादशाह होने के बाद उसने सल्तनत को बड़ी वुसअत दी। वो कामयाब सिपह सालार और फातेह भी था। शुमाल में उसने ख्वारिज़म और बुखारा पर कब्जा कर लिया और समरकंद के इलाके के छोटे छोटे हुक्मरानों ने इसकी इताअत कबूल कर ली। उसने पहले बुखारा और समरकंद काशगर के एलक खानी हुक्मरानों के कब्जे में था। इससे पहले बुखारा और समरकंद काशगर के एलक खानी हुक्मरानों के कब्जे में था और ख्वारिज़म में एक छोटी सी खुद मुख्तार हुकूमत आले मामून के नाम से कायम थी। जनूब में इसने रे, इस्फहान और हमदान फतह कर लिए जो बनी बोया के कब्जे में थे। मशरक में उसने करीब करीब वो तमाम इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया जो अब पाकिस्तान कहलाता है। अब आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ से जो अभी इक्तबास या पैरा हमने पढ़ा, इसको देखते हुए आप एक ग्रोही सरगर्मी करेंगे। वो इस तरह से कि दो दो तलबा मिलकर काम करें और सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में दिया गया पैरा पढ़ें और उसके अहम निकात तहरीर करें। हमारा चूंकि आज का मकसद तहरीर यही है कि आप इबारत को पढ़ें, उसकी तफहीम करें, उसको समझ सकें और उस पर अपने राय या उसके जो अहम निकात हैं उनको अपने अल्फाज में बयान कर सकें। प्यारे बच्चों, आपके लिए ये दोनों जो सरगर्मियाँ हैं ये आज के सबक से हट कर है, मतन से हट कर है। लेकिन अगर आप देखें तो चूंकि हमने एक तारीखी सबक पढ़ा है तो इसका हिस्सा भी वो तारीखी वाक़यात या तारीखी शख्सियात ही हैं। आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और इस ग्रोही सरगर्मी को फौरन से कीजिए। जी यकीनन ग्रोही सरगर्मी तो आपकी मुकम्मल होगी। मश्क में एक आपका छोटा सा हिस्सा है जिसको आप अभी कर लें अगर आपके पास मौजूद है जो चीज़ चाहिए। आपको टीपू सुल्तान की तस्वीर कॉपी पर चिस्पा करनी है। अगर आपने पहले से इस पूरे सबक को घर में खुद से पढ़ रखा है तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने ये सरगर्मी करनी थी। अगर आपके पास ये तस्वीर नहीं है तो आप आज इस सवाल को घर ले जाके भी कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्कशीट है आपके लिए जिसको आपने घर से करके लाना है या प्रिंट आउट इसका आप ले लें, ठीक है। उसका सवाल नंबर 1 है, जब सोमनाथ फतह हुआ, यानी इसमें भी एक पैराग्राफ, एक इक्तबास दिया गया है और उससे मुतल्लिका चंद सवालात दिए गए जिनको आपने प्रिंट आउट ले लें और घर जाके मुकम्मल करके हल करके लाएं।
اس کے بعد اور آپ جو گھر سے کام کر کے لائیں گے وہ ہے کسی دوسرے جنگجو، یعنی ٹیپو سلطان کے علاوہ کسی دوسرے جنگجو کے بارے میں والدین سے سنیں اور جماعت میں سنائیں۔ زبانی کرنے کا کام ہے، ورک شیٹ آپ کا وہ کام ہے جس کو آپ لکھ کے کریں گے، اور یہ وہ کام ہے جس کو آپ زبانی طور پر سر انجام دیں گے، لیکن ضروری ہے کہ آپ اس کام کو ضرور کریں تاکہ جب آپ اگلے دن جماعت میں آئیں تو آپ اپنی معلمہ کو اس سے متعلق جو واقعہ آپ نے سنا ہے اس کو سنا سکیں۔ یہ تھا وہ حاصل تعلم جس کی ہم نے آج مشق کی، اپنے سبق ٹیپو سلطان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے۔ ہم اپنے اسی سبق کو یعنی ٹیپو سلطان کو اگلے حصے میں کل پھر پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔